हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ठीक है, तो कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई हैं। ठीक है, और भादों का महीना भी बीत गया है। बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वो भी अब खत्म हो गई हैं और सुहानी सुबह हो गई है। ठीक है, अर्थात सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और इसी कारण सुबह सुहानी लगती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे सुबह उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा छाई हुई है। ठीक है, और कवि कहते हैं कि जो शरद ऋतु आती है वो बहुत सारे पुलों को पार करके आती है। अर्थात अगर हम पिछले साल की शरद ऋतु की बात करें तो अगले शरद ऋतु से इस साल के शरद ऋतु आने के लिए कई ऋतुएं और आती हैं। ठीक है, और उनके बीच में आने वाली ऋतुओं को कवि पुल कह रहे हैं। ठीक है, और शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ठीक है, शरद है वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को जोर जोर से घंटी बजाकर बुला रहा होता है। अर्थात शरद ऋतु में मौसम बहुत सुहाना होता है, जिसे देखकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे अपने घर से बाहर आ जाते हैं और शरद ऋतु ऐसा माहौल बना देता है कि आकाश मुलायम हो जाता है ताकि पतंग ऊपर तक उड़ सके और अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि खुद शरद ऋतु ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अर्थात बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से पतंग उड़ा सके और पतंग का ऊंचा आसमान में उड़ता देख बच्चे सीटियां बजाने लगते हैं और रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चे भी तितलियां की तरह नाजुक होते हैं और बच्चे की कल्पनाएं भी पतंग की तरह ऊंचे आसमान में उड़ती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब आगे की लाइन को देखेंगे क्या है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए। तो कवि कहते हैं कि यहाँ बच्चों की तुलना कपास से करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी तरह बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ कोमलता और निर्मलता लेकर आते हैं। ठीक है, अर्थात बच्चे का मन कोमल और पवित्र होता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जब बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रही है। अर्थात जब बच्चे बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो जो कठोर जमीन है बच्चों के लिए कोमल हो जाती, नरम हो जाती, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ये जमीन कठोर है और उत्साह पूर्वक पतंग के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। ठीक है, तो कभी कहते
हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वह चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते जैसे कोई तबला या ढोलक पर झूम झूम कर नाच रहा हो, ठीक है। और बच्चे इस तरह भागते जैसे पेड़ की लचीली डाल हो और इधर से उधर झूले के पेंग की तरह आगे पीछे आती जाती हो, ठीक है। अर्थात उनका जो शरीर है वो पेड़ की डाल की तरह लचीला हो जाता है, जिससे वे इधर उधर दौड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखते हैं, क्या है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के किनारों पर आ जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन उस समय उन्हें गिरने से बचाने कोई दूसरा नहीं आता, बल्कि उनके शरीर का रोमांच उन्हें बचाता है, ठीक है। ये बात समझ गए ना। आगे की लाइन है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि किसी की भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने को बचाते हैं, ठीक है। वो बहुत ऊंचा उड़ाते हैं क्योंकि उनका जो सारा ध्यान है वो पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोरे के सहारे, एक धागे के सहारे थाम लिया हो, अर्थात बच्चे अपने आप को भी उसी डोरे के सहारे बचा ले रहे हैं। जब छत का किनारा बहुत जोखिम भरा है, ठीक है, उससे अगर बच्चे गिर जाएंगे तो मर भी सकते थे, लेकिन वो जो उनका उत्साह है, वो जो उनके मन में रोमांच चल रहा है, वही उनको गिरने से बचा रहा है, ठीक है। तो आगे की लाइन को हम देखते हैं, क्या है कि अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंग को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं, और कभी भी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते तो अगर ज्यादा चोट नहीं लगती और बच जाते तो वो और निडर हो जाते, अर्थात उनका उत्साह पतंग उड़ाने के लिए बढ़ जाता और वह दुगना उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते और फिर से अपनी पतंग उड़ाते, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे दौड़ते भागते पृथ्वी भी और अधिक तेजी से बच्चों के पैरों की ओर घूम रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।